वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आंकड़ों का संगठन अध्याय 3 जो है आपका, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर से नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन भाई आप दुखी हैं, आप ये सोच रहे हैं कि समझ तो आई सारी बातें दोनों वीडियो से, लेकिन इसका अभ्यास कैसे हो। अभ्यास मतलब प्रश्नोत्तर जो है आपकी बुक में जो दिया गया है, प्रश्नों का उत्तर आप कैसे दें, किन शब्दों में दें, समझना एक अलग बात होती है। और प्रश्नों का उत्तर किस तरह शब्दों में बांध के लिखें और कैसे उससे मार्क्स खींचे एग्जामिनर के हाथों से, ये एक ट्रिक होती है, ये एक कला होती है। तो भाई आज की वीडियो में मैं आंकड़ों का संगठन जो अध्याय है उसका अभ्यास कराने जा रही हूँ, इसलिए दुखी बिल्कुल मत होइए। और ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ये आपके फुल स्टॉप में बदलने वाला है थोड़ी देर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभ्यास करना। अभ्यास शुरू होता है आपका, उसमें 5 जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो पहला जो है एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर किसके होता है? तो मध्य बिंदु क्या होता है? उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत का, यानी सबसे ऊंचा कौन सा मान है उसे ले लेते। मान लो ए मान है सबसे ऊंचा और प्लस बी मान है सबसे निम्न वर्ग है, और इसका औसत यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह से उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को वर्ग का मध्य बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा है, 2 चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। भाई 2 चर हैं तो द्विचर, सीधे सीधे द्विचर वितरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ख आपका सही आंसर होगा। तीसरा है, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। तो वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन जो होता है वह किस पर आधारित होता है? प्रेक्षणों के वास्तविक मानों पर। यहाँ पे अगला है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग में अंतराल में समावेशित नहीं करते। तो आपने अगर पढ़ा है अपवर्जी विधि, जो मैंने वीडियो में आपको बताया भी है, तो इसका सही जो उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा ये, किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते। अगला जो है क्वेश्चन आपका 5वां, वो है क्या? परास का अर्थ है। परास का अर्थ है अधिकतम व न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर। बिल्कुल सही, यही है, पहला ही है। तो परास क्या होता है? अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर होता है। जैसे 2 वर्ग अंतर दिए हुए हैं, तो अधिकतम जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 25 से 30 अगर दिया हुआ है, तो अधिकतम और न्यूनतम के बीच जो अंतर होगा, यानी कि अंतर यहाँ क्या होगा? 5 होगा, है ना। 30 माइनस 25 अगर किया जाए तो 5 आएगा। तो 5 क्या है? परास है। परास का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर जो है वो परास का अर्थ होता है। दूसरा है आपका कि वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ये देखिए। उत्तर लिखना है जैसे इन्होंने पूछा है ठीक उसी तरह से, कि वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है। तो आप लिखेंगे हाँ, वस्तुओं को वर्गीकृत करने में हमें कई लाभ होते हैं जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बिंदुओं को आप फिर दिखाएंगे कि निम्नलिखित बिंदु क्या है। तो पहला है, वर्गीकरण बिखरे हुए अपरिष्कृत आंकड़ों को सही स्वरूप देकर उन्हें परिष्कृत करता है, यानी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हुआ। दूसरा होगा, यह समंकों यानी आंकड़ों के विशाल तथा नीरस आकार को घटाता है, यानी छोटा करता है, जिससे आंकड़ों में दिए हुए तथ्य सरल रूप में सामने आ सकें। ठीक है, ये भी बात सही है। तो इस तरह से हम एक और बिंदु बताएंगे उन्हें। तीसरा, वर्गीकरण आंकड़ों को नया स्वरूप देकर उन्हें तुलनात्मक स्थिति में प्रदर्शित करता है, जिससे विश्लेषण आसान हो जाता है। तुलनात्मक, जब ये छोटा कर देंगे और नया स्वरूप प्रदान कर देते हैं, वर्गीकरण कर देता है, तो ये तुलनात्मक स्थिति में आंकड़े आ जाते हैं। तुलना हम कर सकते हैं कि इन दोनों में कौन सही है, कौन गलत है, या फिर कौन छोटा है, कौन बड़ा है, या फिर पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। तो तुलना की स्थिति में प्रदर्शित करता है, जिससे विश्लेषण आसान हो जाता है। विश्लेषण मतलब कि पहले बेहतर था या अब बेहतर है। ठीक है, और चौथा पॉइंट भी हम इस तरह से एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि यह समान
तत्वों को एक समान करके आंकड़ों को समरूप समूहों में परिवर्तित करता है तथा उसमें समानता व असमानता ज्ञात करता है। जब हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो समान तत्वों को, एक समान जाति को एक वर्ग में रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, तो ये बिंदुओं के रूप में हम ऐसे लिख देंगे। और इसके लिए आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि 20 विद्यार्थी जो हैं, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। कक्षा में अर्थशास्त्र विषय को लिए, यानी कि अर्थशास्त्र विषय के जो हैं 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक को वर्गीकृत कर लें तो एक विशेष प्राप्तांक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं ज्ञात हो जाता है। तो पहले तो हमारे पास प्राप्तांक जो है इस फॉर्म में है, ठीक है, कि 20 विद्यार्थी हैं और ये अलग अलग फॉर्म में किए हुए हैं। अब इसको हम अगर वर्गीकृत कर लेंगे, वर्गीकृत करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्गीकरण हम कर लेंगे कि 20 से, या फिर हम ये कर लें 30 से लेकर के 40 पाने वाले, ठीक है, और 40 से लेकर के 50 पाने वाले, 50 से लेकर के 60 पाने वाले, और 60 से 70, 70 से 80 पाने वाले, और 80 से 90 पाने वाले विद्यार्थी। ठीक है, इस तरह से हम विद्यार्थी कर लेंगे और फिर इसमें काउंट कर लेंगे। जैसे 30 से 40 कितने पाए हैं, मान लीजिए कि 4 बच्चे पाए हैं, और 40 से 50 कितने पाए हैं, तो मान लीजिए कि 3 पाए हैं। इतने 6 बच्चे ऐसे हैं जो 50 से 60 के बीच में हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ कुछ भी अभी मैं ये नहीं सिखा रही हूँ कैसे करना है बारंबारता, यहाँ पे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। और ये चीज़ आप अपने आंसर में ज़रूर लिखिएगा कि यहाँ मान लीजिए 8 हैं, 9 हैं, या कितने बच्चे, ये कुल मिला के यहाँ पर के बच्चे जो हैं वो 20 होंगे। ठीक है, ये जो काउंटिंग आप इधर रखेंगे। तो यहाँ पर वर्गीकृत जब कर देते हैं तो इनका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। तो वर्गीकृत आंकड़े जो हैं, इस तरह से आप अपने आम जीवन में ये बता सकते हैं कि कक्षा में अर्थशास्त्र विषय को लिए 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक को वर्गीकृत कर लें तो एक विशेष प्राप्तांक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं यह ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा चार्ट भी दे सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया, अगर शॉर्ट में आया, तो बस आप इतना लिख के इसे फुल स्टॉप इसका लगा सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, चर क्या है, एक संतत तथा विविक्त चर के बीच भेद कीजिए। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे, किसी तथ्य की विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्या के रूप में मापा जा सके तथा ऐसी राशियां जो परिवर्तनशील हो चर कहलाती हैं। चर क्या है, वेरिएबल, जो वेरी करे, जो परिवर्तनशील हो। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। तो शब्दों में इस तरह से आप बांधेंगे कि इन्हें चर कहलाती हैं। अब विविक्त तथा संतत चर में अंतर क्या होता है, तो आप इसको इन बिंदुओं पर ले सकते हैं कि अर्थ क्या होता है। अर्थ है विविक्त चर का वह चर जो एकाएक या पूर्णांकों में बढ़ता है, विविक्त चर कहलाता है। और संतत जो चर एक दी गई सीमा के भीतर कोई भी मूल्य ले सकता है वह सतत चर कहलाता है। याद कीजिए, मैंने आपको विविक्त चर बताया था। विविक्त चर क्या होता है, खरगोश की तरह होता है, वह एक से दूसरे उछालों की ओर में बढ़ता है, तो पूर्णांकों में ये बढ़ता है, ये विविक्त चर है। और संतत चर मैंने बताया था लाइक कछुआ, कछुआ जैसे धीरे धीरे रेंगता है सारी चीज़ों को कवर करते हुए, उसी तरह जो चर दी गई सीमा के भीतर कोई भी मूल्य ले सकता है वह सतत चर कहलाता है। ये सतत रूप से कॉन्टिन्यूअस चलता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। तो अर्थ के संदर्भ में आप इसमें अंतर कर लिए। अब उदाहरण आप देके अंतर कर सकते हैं। उदाहरण जब आप देते हैं तो यहाँ पर है कि विविक्त चर का उदाहरण, एक परिवार में बच्चों की संख्या, वो सतत नहीं हो सकती, विविक्त हो सकती है क्योंकि वह पूर्णांक में होती है। सड़कों पर वाहनों की संख्या, वो भी कोई दशमलव में नहीं होंगे, मशीनों की संख्या। और सतत चर में क्या है, कद, जो कि अगर 5 फुट है तो 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 3 इंच, इस तरह सतत चढ़ता है। आय, वजन, बचत, ये सब सतत के उदाहरण हैं। और श्रृंखला के रूप में भी आप इसमें अंतर दर्शा सकते हैं अपने उत्तर में कि विविक्त चर है, इसे विविक्त श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है, और सतत चर है, इसे सतत श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपका प्रश्न है कि आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्जी तथा समावेशी विधियों की व्याख्या कीजिए। अपवर्जी और समावेशी विधियों की व्याख्या किस तरह से करना है, चलिए देखते हैं। उत्तर आप लिखेंगे, आंकड़ों को सतत श्रृंखला में वर्गीकृत करने की 2 विधियां हैं, अपवर्जी श्रृंखला और समावेशी श्रृंखला। पहले दोनों का नाम दे दीजिए आप, उसके बाद यहाँ पर व्याख्या करनी है उसकी। तो यहाँ पर अपवर्जी श्रृंखला जो है, इस विधि में एक वर्ग की निचली सीमा अगले वर्ग की ऊपरी सीमा होती है। इसमें ऊपरी सीमा वर्ग अंतराल में शामिल नहीं होती है। ये चीज़ आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद एक उदाहरण दे देंगे, एक छोटा सा चार्ट बना देंगे और इसी बात को आप दोहराइए
कि इस विधि में क्या होता है, एक की जो उच्च सीमा है, ऊपरी सीमा है, वो दूसरे की निचली सीमा बन जाती है। यहाँ पे ये निचली सीमा है, 30 ऊपरी सीमा हो गई, और फिर 30 यहाँ पे निचली सीमा हो गई, 35 ऊपरी सीमा हो गई। ठीक है, तो इस विधि में ये चीज़ होता है, और ऊपरी सीमा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि 20 से लेके 25 दिया हुआ है, तो 5 विद्यार्थियों की संख्या है, वो कितना नंबर पाए होंगे, 20 से लेकर के 24 तक। ठीक है, 25 यहाँ शामिल होगा, ऊपरी सीमा को यहाँ शामिल नहीं किया जाता है, और इसलिए यह अपवर्जी श्रृंखला कहलाती है। समावेशी श्रृंखला क्या है, इस विधि में एक वर्ग की निचली सीमा अगले वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं होती है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं होता। इसमें निम्न या उच्च दोनों सीमाएं वर्ग अंतराल में शामिल होती हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देंगे, आपकी वर्गांतर क्या है, 20 से 24 है, फिर 24 कट गया यहाँ से, है ना, यहाँ 25 से 29 है, फिर 29 यहीं रह गया, 30 से 34। तो यहाँ जो 5 विद्यार्थी है वो कितना नंबर पाए हैं, 20 से लेके 24 तक। ठीक है, 20 से लेकर 24 तक प्राप्तांक वाले 5 विद्यार्थी हैं, फिर 25 से 29 वाले 9 विद्यार्थी हैं, 30 से 34 वाले 18। ये हर वर्ग इसमें अलग हो जाता है। ठीक है, 20 से 24, अब 24 यहीं का रह गया, और 25 से 29 यहीं पे समावेशित हो जाएगा। तो इसे समावेशी श्रृंखला कहते हैं। समावेशी यानी दोनों जो उच्च और निम्न सीमा है वो दोनों इसमें समायोजित हो जाती है। तो आप इस तरह से दोनों उदाहरण आप दे करके इस प्रश्न के उत्तर को कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन है आपका, सारणी 3.2 के आंकड़ों का प्रयोग करें जो 50 परिवारों के भोजन पर मासिक व्यय रुपए में दिखलाती है। और ये कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर देना है। जैसे भोजन पर मासिक पारिवारिक व्यय का प्रसार ज्ञात कीजिए, परास को वर्ग अंतराल की उचित संख्याओं में विभाजित कीजिए तथा व्यय का बारंबारता वितरण प्राप्त कीजिए, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले चलिए वो सारणी 3.2 देखी जाए। यह है वो सारणी 3.2 जिसकी बात हो रही है प्रश्न में, और खाद्य पर 50 परिवारों के मासिक पारिवारिक व्यय है ये। ठीक है, ये 50 परिवार हैं, ये जो आंकड़े हैं 50 हैं। तो यहाँ पर प्रसार पहले पूछा गया है कि प्रसार इस पर क्या होगा, मतलब भोजन पर मासिक पारिवारिक व्यय का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो प्रसार क्या होता है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर होता है। ठीक है, तो अधिकतम मान यहाँ क्या है, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए 590 हमें मिला, क्या इससे बड़ा कोई है 5, फिर आप ऐसे देखेंगे 5 आपको सबसे बड़ा मिला, लेकिन 5 से बड़ा कोई है नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा जो मान हमें क्या मिला है, ये है 50, 90। ठीक है, और न्यूनतम मान अब हमें खोजना है। न्यूनतम कैसे खोजेंगे, एक यहाँ दिख रहा है 19, इससे कम है, हाँ ये आया 1, 12, 12, 15, 1, 11, ये अभी तक का न्यूनतम लग रहा है। 1, 11 नहीं, ये न्यूनतम है, यानी कि 11, 10 और 11, 5 ये न्यूनतम हो गया। और देखें क्या न्यूनतम इससे कोई है, हाँ ये न्यूनतम तो छूट गया हमारा, यहाँ 1007, इससे न्यूनतम कोई नहीं है, मतलब कम कोई नहीं है। तो यहाँ पे सबसे कम वाला कौन सा है, ये है, सबसे कम जो मान है वो 1007। तो यहाँ हमें उच्च मान और निम्न मान मिल गया। अब प्रसार हमें कैसे ज्ञात करना है, प्रसार के लिए हम अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो अधिकतम हमारा 50, 90 है और माइनस 1007, तो हमारा प्रसार कितना हुआ 4083। जब हम इसमें से इसे घटाते हैं तो 4083 जो है वो हमारा प्रसार निकल आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन क्या है, परास को वर्ग अंतराल की उचित संख्याओं में विभाजित करें तथा व्यय का बारंबारता वितरण प्राप्त करें। तो बारंबारता सारणी अब हमें बनानी है, तो चलिए इसकी बारंबारता सारणी बनाई जाए। इसके लिए एक तरफ तो खाद्य पर मासिक पारिवारिक व्यय हमने लिखा और इसको वर्ग में बांट दिया। ठीक है, जितने आंकड़े थे उसमें हमने देखा कि 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जो मैक्सिमम हमारा था वो क्या था 50, 90। तो उससे कुछ बड़ा करना, 1000 का गैप लेना ही लेना है हमें, तो 6000 तक यहाँ गए। अब परिवारों की संख्या, मतलब कि 1000 से 2000 जो व्यय हो रहा है रुपए में, 1000 से 2000 रुपए व्यय हो रहा है, ऐसे कितने परिवार हैं जो इसके बीच में आते हैं। ठीक है, तो जब आप उस सारणी को देखेंगे तो उसमें 33 ऐसे परिवार हैं जो इसमें आते हैं। इसी तरह हम 2000 से 3000 जो 1000 रुपए जो व्यय कर रहे हैं वो 11 परिवार ऐसे हैं। 3000 से 4000 के बीच में 3 आ रहे हैं परिवार।
4 से 5 के बीच में 2 परिवार, और 5,000 से 6,000 के बीच में जो खर्च कर रहे हैं वो एक परिवार ऐसा है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ 50 आना चाहिए, क्योंकि ये परिवारों की संख्या है और यही बारंबारता है। ठीक है, ये क्या है, परिवारों की संख्या क्या है, यही हमारी एफ है, एफ यानी बारंबारता। और ये जो है वर्गांतर है, वर्ग में हमने कर लिया, तो वो जो बड़ा सा हमारा चार्ट था 50 आंकड़ों का, वो अब सिमट के कितने में आ गया, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़ों में, 5 लाइन में आ गया है। तो ये छोटा भी हो गया है और देखने में सही भी लग रहा है, और इसकी बारंबारता इस तरह से बन गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने परास को वर्ग अंतराल की उचित संख्या में विभाजित कर लिया पहले, और व्यय का बारंबारता वितरण यहाँ पे प्राप्त कर लिया। तो इतना आपको वहाँ पर बनाना पड़ेगा, उत्तर में आपको इतना लिखना पड़ेगा, तब आपका उत्तर कंप्लीट होगा। अब इसी क्वेश्चन में है कि उन परिवारों की संख्या प्राप्त कीजिए जिनका भोजन पर मासिक व्यय, ये 3 क्वेश्चन छोटे से दिए हुए हैं, वो हम इस बारंबारता पर ही आधारित वो क्वेश्चन है। इस बारंबारता को देख के आप उसका उत्तर दे सकते हैं। पहला जो है क 2,000 रुपए से कम है, तो 2,000 रुपए से कम, यहाँ पे क्या है, 2,000 से कम है, तो 33, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 33 परिवार ऐसे हैं जिनका भोजन पे मासिक व्यय 2,000 रुपए से कम है। दूसरा जो क्वेश्चन है 3,000 रुपए से अधिक है, तो 3,000 रुपए से अधिक यानी तीन परिवार ऐसे हैं जिनका 3,000 रुपए से अधिक है भोजन पर मासिक व्यय। ठीक, और ग है 1,500 रुपए और 250 रुपए के बीच है, 1,500 और 250। तो यहाँ पे आपको देखना होगा 1,500 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, है ना, 1,500 यहाँ आएगा और 250 यहाँ आएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए, 250 यहाँ 250 से ज़्यादा है, 2,000 से 3,000 के बीच में 2,500 आएगा। तो यहाँ पे हमें इन्होंने कहा है 1,500 से 2,500 के बीच में, तो यहाँ पे हम इसे भी लेंगे, इसे भी, यानी कि 33 + 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44, यानी 44 परिवार ऐसे हैं, 44 फैमिली ऐसी है जिनका 1,500 से 2,500 के बीच में है भोजन पर मासिक व्यय। छठा जो क्वेश्चन है आपका, एक शहर में यह जानने हेतु 45 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने घर में कितनी संख्या में सेल फोनों का इस्तेमाल करते हैं। भाई अब तो घर में एक लोग के पास कम से कम 1 या 2 तो होता ही है फ़ोन, तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो यही चीज़ सर्वेक्षण करने के लिए इनका इस्तेमाल 45 परिवार को लिया गया और सर्वेक्षण किया गया कि कितना सेल फोन इस्तेमाल होता है। नीचे दिए गए उनके उत्तरों के आधार पर बारंबारता सारणी को हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर क्या है कि 45, ये जो आंकड़े होंगे कितने होंगे, 45, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 या 45। तो यहाँ पे 45 हैं, लेकिन बारंबारता करने से पहले थोड़ा सा इसका हम इस पूरे चार्ट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे आप वर्ग में नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ सतत वर्गांतर आप नहीं करेंगे, यहाँ पे विविक्त करेंगे, अलग अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे आंकड़े, वर्ग में आप किसे रखेंगे, 1 से लेके 4 तक बोलेंगे तो फिर इसमें 2 मतलब 2 ही वर्गांतर आपका बनेगा, 2 ही लाइन बनेगी, तो नहीं, हमें यहाँ पे अलग करना है। तो इसका बारंबारता हम तैयार करते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले हम सेल फोन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो कितना मतलब परिवार में है। एक सेल फोन कितने परिवार यूज़ कर रहे हैं, 2 सेल फोन कितने परिवार यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम मिलान चिन्ह टैली मार्क का यूज़ करेंगे। यहाँ हम बात करें कि एक सेल फोन कितने परिवार यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ एक हुआ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इसे यूज़ कर रही हैं, 7। तो इसे हम किस तरह से टैली मार्क में दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, ये कटा 5 6 7, ठीक है। 7, एक फ़ोन यूज़ करने वाली कितनी फैमिली है, 7 फैमिली है। तो इस तरह हम टैली मार्क बनाएंगे। इसी प्रकार सारणी में देखेंगे कि जो 2 फ़ोन हैं वो यूज़ करने वाली कितनी फैमिली हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसी फैमिली हैं। इसका टैली मार्क कैसा बना है, 1 2 3 4 5 5 5 10 15, ठीक है।
प्रकार से सारे मिलान चिन्ह हम बना लेंगे और यहाँ हम देखते हैं कि एक सेल फोन यूज़ करने के लिए जो फैमिली है वो 7 फैमिली ऐसी हैं, 2 सेल फोन यूज़ कर रही हैं 15 फैमिली, 3 यूज़ कर रही हैं 12 फैमिली, 4 फ़ोन यूज़ कर रही है 5 फैमिली और 5 फ़ोन यूज़ कर रही है 2 फैमिली, 6 फ़ोन यूज़ कर रही है 2 फैमिली, 7 फ़ोन यूज़ कर रही है केवल 1 फैमिली और कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर रही है केवल 1 फैमिली। इसको जब बारंबारता को जोड़ते हैं तो ये 45 निकलता है। ये 45 वही परिवार हैं जो फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से 45 परिवारों को टैली मार्क्स के द्वारा जब हम बारंबारता निकाल लेते हैं तो बारंबारता सारणी इस तरह से आप बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर के साथ। जो क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की क्षति क्या है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। तो ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, फिर भी इसको किस तरह से शब्दों में बांध के उत्तर लिखेंगे वो आप देख लीजिए। वर्गीकृत आंकड़ा अपरिष्कृत या बिखरे या विस्तृत आंकड़ों का परिष्कृत रूप होता है। परिष्कृत का मतलब ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। परिष्कृत अपरिष्कृत यानी बिखरा हुआ, इधर उधर तितर बितर, अनऑर्गेनाइज्ड, और परिष्कृत का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। तो वर्गीकृत आंकड़ा अपरिष्कृत या बिखरे या विस्तृत आंकड़ों का परिष्कृत रूप होता है। यह बिखरे या विस्तृत आंकड़ों का सारांश व संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करता है ना। इस स्थिति में कुछ सूचनाएं वर्गीकृत आंकड़ों के बीच छुप जाती हैं। दूसरे शब्दों में कुछ सूचनाएं अप्रत्यक्ष हो जाती हैं, वो दिखती नहीं है। हालांकि वर्गांतर के बीच या वर्गीकरण में उनका बोध होता है, परंतु वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ती तथा इस स्थिति में उनके नजरअंदाज होने की संभावना रहती है। क्षति होने की इस मत को सूचना की क्षति कहते हैं। अतः प्रेक्षणों के वास्तविक मान के स्थान पर वर्ग चिन्हों के प्रयोग को सांख्यिकी विधियों में शामिल करने पर पर्याप्त मात्रा में सूचनाओं की क्षति होती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी है उसमें वीडियो में कि सूचना की क्षति क्या होती है। तो इस तरह से शब्दों में बांध के आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं? तो आप इसका उत्तर ठीक इसी वे में लिखेंगे, जी हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं। इस बात को हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट व सिद्ध कर सकते हैं। अब ये आप 4-5 बिंदु आप लिख लेंगे। क्या है? पहला, वर्गीकृत आंकड़े आंकड़ों के विशाल व नीरस आकार को छोटा करते हैं। दूसरा, वर्गीकृत आंकड़ों की तुलना आसानी से हो सकती है। तीसरा, वर्गीकृत आंकड़े विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के विश्लेषण में समय शक्ति की बचत होती है, समय व शक्ति की बचत होती है। और लास्ट बिंदु लिख लेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों को सहेजना व सुरक्षित रखना आसान है। तो इस तरह बिंदुओं में करके जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर का सीधा जो नज़र होती है सीधी उस आपके आंसर पे पड़ती है और वो पढ़ता है उसे, और जब पढ़ेगा तो वो डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा। तो इस तरह बिंदु में करके हम 8वें क्वेश्चन के उत्तर को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 9 है, एक विचर तथा द्विचर बारंबारता वितरण के बीच अंतर बताइए। तो ये अंतर अगर ये पूछता है छोटे क्वेश्चन में लघु उत्तरी या फिर अति लघु में तो नहीं आएगा, अति लघु में नहीं आ सकता, लघु उत्तरी में आ सकता है। तो आप केवल ये इसका जो अंतर है वो शब्दों में लिख लेंगे। लेकिन अगर आता है ये दीर्घोत्तरी या फिर बड़े क्वेश्चन में तो आप इसको चार्ट के द्वारा भी प्रदर्शित करेंगे। तो उत्तर किस तरह लिखना है? एक विचर बारंबारता वितरण एकल चर यानी सिंगल वेरिएबल को प्रदर्शित करती है, अर्थात इस बारंबारता वितरण में केवल एक चर की बारंबारता प्रदर्शित की जाती है, जैसे आय, व्यय, अंक आदि। इसमें एक ही होगा, आय होगा या तो व्यय का बात होगा या तो फिर अंक की बात होगी आदि। उदाहरण के तौर पे आप इसका ये चार्ट बना लें, आय और बारंबारता। इस तरह से आय आपने लिख दिया 0 से 500, 500 से 1000 और 2000 तक लिखा, और बारंबारता यहाँ आपने लिख दी। उसके बाद द्विचर की बात आप करेंगे। द्विचर यह 2 चरों की बारंबारता होती है, जैसे आय के साथ व्यय भी हो जाए, गेहूं की पैदावार के साथ धान की भी उपज हो जाए, अंक के साथ ग्रेड भी बताया जाए। तो 2 चरों को जब बताया जाता है तो यह द्विचर बारंबारता होती है। तो इसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? आय, व्यय, और इधर आपने लिख दिया आय लिख दिया और इधर व्यय लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर एक यानी कि जिसका व्यय है 0 से 200 वो एक फैमिली है, और आय है 0 से 500 वो एक ही फैमिली है। तो इस तरह से आप आय और व्यय के ये जो चार्ट है वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं।
अब 10वें नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 का वर्ग अंतराल लेकर, देखिए यहाँ बता रहा है कि 7 का वर्ग अंतराल लेना है लेकर समावेशी विधि, ये भी बता रहे हैं कि समावेशी विधि द्वारा एक बारंबारता वितरण तैयार करना है। तो 7 का वर्ग अंतराल लेना है और समावेशी विधि द्वारा। समावेशी विधि आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए माइंड में, कौन सी थी? समावेशी विधि वो होती है जो कि उसमें दोनों चीजें समाहित, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों समाहित हो, वो कट के होती है ना। जैसे 25 से 30, अगला होगा 31 से आगे, है ना, इस तरह से होती है। तो अभी मैं बताती हूँ आपको। तो 7 का वर्ग अंतराल भी लेना है, समावेशी, और इतने सारे आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, इतने आंकड़े दिए। इसको हम किस तरह से बारंबारता बनाएंगे ये देखते हैं। अब क्योंकि उन्होंने बता दिया है, ये शर्त रख दी है कि 7 का वर्ग अंतराल लेकर चलिए, तो 0 से 7 हमने ले लिया। उसके बाद फिर हम 8 से 15, 8 से 7 जोड़ेंगे 15, फिर 16 से 21, 7 का ही अंतर है, 22 से 28, और फिर यहाँ 29 से 35, 36 से 42, और उन्होंने कहा है समावेशी विधि। तो देखिए यहाँ पे समावेशी विधि का ये लक्षण आपको नजर आ रहा है कि 7 है तो 7 और 0 यहीं समाहित है, फिर 8 से शुरू हुआ है और 15 यहीं समाहित है, 16 से शुरू हुआ है, 21 यहीं पे समाहित है, और 22 से शुरू हुआ है, 22, 28 यहीं समाहित है। तो यहाँ पे हम समावेशी विधि द्वारा और वर्ग अंतराल हमने 7 रखा है। अब हम देखेंगे मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क के द्वारा देखेंगे कि बारंबारता किस तरह से बन रही है। 0 से 7 वर्ग अंतराल में 5 आंकड़े आ रहे हैं, 5 है ये, 1 2 3 4 5, है ना, टैली मार्क। और फिर 8 से 15 में 5 5 10 15 आ रहे हैं। 16 से 21 के बीच में आंकड़े हमारे 5 5 10 13 आ रहे हैं। 22 से 28 के बीच में 5 और 5 10 आ रहे हैं। 29 से 35 के बीच में 5, और 36 से 42 के बीच में 1 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे बारंबारता के रूप में लिख लें, के रूप में यही हमने टैली चिन्ह को गिन के यहाँ लिख लिया और 50 यहाँ पे जोड़ दिया। तो इस तरह से इसकी बारंबारता सारणी बन जाती है। तो चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज है वो हुआ डन, कंप्लीट, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट ये करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं वो जानते हैं कि मैं थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन उसे ज़रूर पूरा करती हूँ, उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ाती हूँ। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और चलिए अब दूसरे वीडियो में आपसे मिलती हूँ मैं नए एक्सरसाइज के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो भाई ऐसे देख के वीडियो ना चले जाया कीजिए। नीचे जो लाल बटन है वो लाल नहीं अच्छा लगता, इसे आप दबा करके ग्रे कर दीजिए, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आप की जो नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।